Assalamu alaikum and welcome back to Entry Test News channel. Hope so everyone will be fine and welcome back to our channel. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में नम्स एंट्री टेस्ट 2022 की जो आंसर की है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने पार्ट 1 भी इसका बनाया है, चूँकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रही थी तो मैंने सोचा कि पार्ट 2 में फ़र्दर जो क्वेश्चंस हैं उनको आपके साथ एक्सप्लेन कर दूँ। पार्ट 2 भी अगर ज़्यादा लंबा हो रहा होगा इंशाल्लाह पार्ट 3, और अगर पार्ट 4 की भी ज़रूरत पड़ी इंशाल्लाह आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन स्टूडेंट्स उससे पहले अगर आप हमारे चैनल एंट्री टेस्ट न्यूज़ पीके पर फर्स्ट टाइम हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। स्टूडेंट्स आज की वीडियो पर चलते हैं। आपकी जो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ पहले शेयर किए हैं उनके अलावा जो आप क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपके साथ जो मैं शेयर अप करने जा रही हूँ वो ये है कि जो आपका स्टूडेंट्स लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो किस पे डिपेंड करता है? लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टूडेंट्स आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है क्योंकि इसमें हम एनर्जी और मैटर की इंटर कन्वर्जन को देख रहे होते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो एनर्जी है उस पे आपका जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो डिपेंड कर रहा होता है। तो एक स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है ऑफ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज़ 1 सेकेंड, अगर टाइम पीरियड जो है वो 1 सेकेंड है तो देन द पीरियड ऑफ 16 एम मतलब 16 मास अगर 1 था तो टाइम ये था। अगर टाइम क्या होगा अगर मास जो है वो 16 हो जाता है तो आपको पता है स्टूडेंट सिंपल पेंडुलम वाले प्रोसेस से टी इज इक्वल टू √L/g। आप देखें ये लेंथ पे और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ये मास पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। तो मास चाहे जितना चेंज हो आपका टाइम पीरियड सेम रहेगा। टाइम पीरियड आपका 1 सेकेंड था तो आपका टाइम पीरियड चाहे 16 kg आपका मास हो जाता है, क्योंकि ये डिपेंड ही उस पर नहीं करता तो ऑब्वियसली आपका जो टाइम है टाइम पीरियड दैट विल रिमेन सेम। सो आपका आंसर जो होगा वो अल्फा ऑप्शन होगा और वो होगा 1 सेकेंड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फॉर ईच डिग्री राइज अबव 0 डिग्री इज, इसका आंसर 0.61 मीटर पर सेकेंड। आपने ये क्वेश्चन पढ़ी होगी V0 + 0.61 टी। आपने 8th चैप्टर में जो आपका चैप्टर है आपने उसमें ये क्वेश्चन पढ़ी होगी तो आपका ये इंक्रीज होगा 0.61 मीटर पर सेकेंड की रेशो से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन, वही क्वेश्चन है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था कि प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा पहले वाली वीडियो में तो वो होता है आइसोबैरिक प्रोसेस, जो कि आपसे पूछा गया है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो आपका होता आइसोथर्मल। अगर स्टूडेंट्स आपका वॉल्यूम सेम होता तो आइसोकोरिक होता, और अगर आपका क्यू जो है वो सेम रहता, चेंज इन हीट वो 0 होता तो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होता। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें आपका आंसर बनता है दैट इज आइसोबैरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आपको पता है कि दो फॉर्मूला से पता चलता है 1/2 CV² से, एक पता चलता है E = 1/2 CV², E = 1/2 QV। तो आपके पास जो ऑप्शंस दिए गए थे उसमें 1/2 QV वाला ऑप्शन ही नहीं था आपके पेपर में। आपका जो क्वेश्चन का ऑप्शन था वो 1/2 CV² वाला था, तो आपका ऑब्वियसली वही आंसर होगा। जो E है स्टूडेंट्स आपकी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/2 CV²। तो आपका स्टूडेंट्स जो इसका आंसर था दैट वाज 1/2 CV²। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट आपका क्या होता है? आपका इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। सो इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन फोर्स का होता है, कूलम जो है वो है चार्ज का, तो आपका इसका आंसर होगा फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये आपका ऑप्शन था, आप इसको आपका अगर आपने ये चूज़ किया तो आपका आंसर जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो है वो है
इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो कैपेसिटर की जो डेफिनेशन है आप उसमें देख सकते हैं, वो आपकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है आपके चैप्टर में कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने वाली जो डिवाइस है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की को, वो हो गया आपका कैपेसिटर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन मेटल्स इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेजेस एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज केप्ट कांस्टेंट। ये आपकी स्टेटमेंट जाउल्स लॉ है, गॉसेस लॉ है, ओम्स लॉ है, एम्पेयर्स लॉ है, तो इसका आंसर है आपका जाउल्स लॉ। जाउल्स लॉ जो होता है स्टूडेंट्स उसमें हम बात कर रहे होते हैं इनकी, जिसमें हम वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस और टेम्परेचर को जो देख रहे होते हैं वो आपका होता है जाउल्स लॉ। जाउल्स लॉ में हम देख रहे होते हैं कि हमने किस तरह से टेम्परेचर के चेंज होने से किस तरह से करंट का मैग्नीट्यूड या वोल्टेज चेंज होता है। तो गॉसेस लॉ इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस। ओम्स लॉ भी आपको पता है वो वोल्टेज और करंट के साथ रिलेटेड है, रेजिस्टेंस के साथ। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन मेटल्स इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। सॉरी स्टूडेंट, सॉरी, आई एम सॉरी, आपका इसका आंसर जो है वो है ओम्स लॉ। आई एम सो सॉरी, इसका आंसर ओम्स लॉ है। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मतलब करंट जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी वोल्टेज के, अनलेस एंड अनटिल आपकी जो कंडीशंस हैं वो सेम रहती हैं, जिसमें आपकी फिजिकल कंडीशंस साथ ही साथ टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट रहता है आपकी जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। और जब हम आई वी इज इक्वल टू हमारे पास आई आर बनता है, तो जब इज इक्वल टू डालते हैं तो आपके आई के साथ आर कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी लगता है, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हमारे पास हमारी इक्वेशन बनती है ओम्स लॉ की वी इज इक्वल टू आई आर। आई एम वेरी सॉरी, इसका आंसर जो था वो था ओम्स लॉ। The resistance of pure metal increases. Resistance pure metal में increase करती है with the increase in temperature. Next है the magnitude. Magnetic flux is maximum when the angle between magnetic field and vector area is 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, जो 45 डिग्री। तो इसका आंसर स्टूडेंट 0 डिग्री है। कैसे? आपको पता है कि फाई जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, इससे रिप्रेजेंट करते हैं फाई इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। बी मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा जो है आपका वेक्टर एरिया, तो इनके दरमियान का एंगल थीटा है। थीटा आपको पता है कि थीटा जब कॉस थीटा 90 डिग्री होता है तो वो आपका 0 होता है। कॉस थीटा जब आपका 0 डिग्री होता है तो आपका जो होता है ये 1। तो अगर आपका फाई इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा 0 डिग्री तो आपका 0 तो आपका ये बन जाता है बी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप इसकी जगह कॉज ऑफ 90 लगाएंगे तो वो आपका पूरा ही 0 हो जाएगा। तो आपका मैक्सिमम होता है जब आपकी जो एंगल होता है दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर आपका 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी आपको पता चल गया। ट्रांसफार्मर मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अच्छा दोबारा बता देती हूँ। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जो आपकी बुक की लाइंस है। डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी, वो आपकी होती है डिवाइस जो कन्वर्ट करी होती है एसी को डीसी में, ये हमारा होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है वो कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। लेकिन आपके पास जो ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स, उसमें डायोड है, ट्रांजिस्टर है, कैपेसिटर है और इंडक्टर है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए होंगे। तो डायोड स्टूडेंट्स इसको हम रेक्टिफायर की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर कि क्या चीज़ एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, तो ये आपका होगा डायोड, क्योंकि रेक्टिफायर भी डायोड से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसका आंसर है डायोड। तो स्टूडेंट्स ये था कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है वो भी अभी मैं आपको बताती हूँ इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है 1 ग्रे इज इक्वल टू, 1 ग्रे किसके इक्वल है? जो आपका सेकेंड ईयर की बुक का न्यूक्लियर वाला चैप्टर है उसमें आपके पास है 1 ग्रे जो है दैट इज इक्वल टू 1 जाउल पर केजी, 1 जाउल पर केजी। तो इसका आंसर आपका होगा 1 जाउल पर केजी। इसका आंसर आपका होगा स्टूडेंट्स 1 जाउल पर केजी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकता है कि उनको वो टेक्निक ना आती हो करने की। तो मैं अभी आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ स्टूडेंट्स। चलें
ये क्वेश्चन है आपका, a 32 ग्राम रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिकेज एंड रिमेन्स 2 ग्राम आफ्टर 60 डेज, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वो कहते हैं 32 ग्राम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मौजूद था और 60 डेज के बाद वो जो है आपका रह जाता है 2 ग्राम। आप देखिए 32 को किस तरह से आपने इसको आधा करते जा रहा है। 32 को अगर आप डिवाइड करें स्टूडेंट्स, आपका बन जाता है 16 को करें तो 8 को करें तो 4 को करें तो 2, तो 1 2 3 4 टाइम्स इसको हमने वो किया है। तो आप देखें 60 को आपने 4 पे करना है डिवाइड, आपका आंसर बन जाता है 15। इसका मतलब है 15 दिन इसमें लगे, 15 दिन इसको चेंज करने में लगे, 15 दिन इसको चेंज करने में और 15 इसको। काउंट करें स्टूडेंट्स, 15 15 30, 15 15 30, टोटल हो गया 60। तो इसका मतलब है आपके हाफ लाइफ जो थी वो थी 15 आपकी डेज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका 15 डेज इसका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट है, एन इलास्टिक कोलिजन इज द वन इन विच। इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है स्टूडेंट्स जिसमें आपका जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। लेकिन स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो आपकी इलास्टिक और इन इलास्टिक की एक चीज़ जो आपको मैं बता दूँ, आपकी इलास्टिक और इन इलास्टिक, इलास्टिक में हमेशा आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, इसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो है वो है मोमेंटम और टोटल एनर्जी। ये आपकी दोनों टाइप ऑफ जो कोलिजन है, टोटल एनर्जी, ये दोनों टाइप ऑफ एनर्जी चाहे इलास्टिक है या इन इलास्टिक, दोनों में ही ये कंजर्व रहती हैं। तो आपका जो ऑप्शन था उसमें काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये बहुत सिंपल है, आपको पता है कि एक्सेलरेशन होती है डेल वी ओवर डेल टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एन एक्सेलरेशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज स्टूडेंट्स मैक्सिमम कब होती है, मैंने आपके ये सवाल पहले भी आपके साथ शेयर किया, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। जब आप साइन 2 थीटा, थीटा की जगह 45 डालते हैं, साइन 2 थीटा बन जाता है आपका साइन 90 डिग्री। साइन 90 इज इक्वल टू 1, आपके पास वी आई स्क्वायर ओवर जी बच जाता है और आपके रेंज होती है वो मैक्सिमम होती है जब आपका एंगल 45 डिग्री होता है। एक और क्वेश्चन जो है वो लास्ट आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद स्टूडेंट्स बाकी जो है नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स हैव सेम रेंज फॉर अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की कौन से एंगल्स की रेंज सेम है, आपने याद रखना है हमेशा कि 90 डिग्री जिन भी दो एंगल्स का सम सेम बनता है, समझो फर्स्ट एंगल सेकंड, वो आपका होता है ये। आपके ऑप्शंस में एक था 10 डिग्री और 20 डिग्री का, इनको ऐड करें 10 + 20 ये बनता है 30, ये 90 नहीं बनता, इसका मतलब है ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट है आपका 45 और 60, इन दोनों को ऐड करें तो स्टूडेंट्स क्या आपका बनता है 105। तो क्या ये 90 के बराबर है, नहीं, तो ये भी गलत। अगला है आपका 0 और 30 डिग्री, 0 और 30 ऐड करें 30 बनता है, क्या ये 90 के बराबर है, नहीं, तो ये भी आंसर नहीं। नेक्स्ट आपका है 75 डिग्री और 15 डिग्री, इन दोनों को ऐड करें 75 + 15, आपका आंसर क्या बनता है 90। तो ऑब्वियसली आपका आंसर ये ठीक होगा। आपके दो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स हैं जिनकी सेम रेंज है वो आपके हैं 75 और 15, बिकॉज इनका सम क्या बनता है स्टूडेंट्स 90 के बराबर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स। एक जो लास्ट है, चले मैं वो भी बता देती हूँ। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल, तो वो आपका एंगल होगा 76 डिग्री। ये आपके बुक के अंदर एक न्यूमेरिकल है या एग्जाम्पल है, आपने उसको सॉल्व आउट कर लेना है। बाकी जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किए हैं। जो रह गया वो एक ये है कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट, और जो होता है स्टूडेंट्स आपको पता है कि वो किसके बराबर होता है, वो होता है आपका 3.6 मेगा जाउल के। तो आंसर भी यही है। कैसे होता है, किलो आपका होता है 1000 और 1 आपका यही आ गया किलोवाट, और होता है स्टूडेंट्स आपका 3600। तो आपके पास क्या जवाब आ जाता है 30000, 1 2 3 4 5 6, 3.6 मेगा जाउल आपका आंसर बन जाता है। तो ये आपका 3.6 मेगा जाउल आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हैं, द मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ये एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन है कि किस तरह से वेलोसिटी
इतनी वेलोसिटी जिससे कोई सैटेलाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एस्केप हो सके अपने उधर ऑर्बिट तक, उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। स्टूडेंट्स ये आई थिंक इधर तक ही हमारे थे फिज़िक्स के क्वेश्चन आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, जितना पार्ट रहता है बाकी सब्जेक्ट्स का भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बाकी पार्ट्स भी कल तक इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। आप उनसे अपना चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।